हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे कमेंट्स थे कि हमें कृष्णा के मॉडल से वीडियो चाहिए। तो फाइनली आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनी है। तो कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो आए सिक्स्थ सेमेस्टर की, क्योंकि इस बार हमारे जो पेपर है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो उसमें क्या है कि हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर सब्जेक्टिव होते हैं तो टीचर पास करने की भी सोचता है, थोड़ी दया कर देता है, लेकिन कंप्यूटर से जब कॉपी चेक होती है तो उसमें जो सही है वो सही, गलत है तो गलत ही होता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इस बार। और आज से शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको यूनिट दिखा देती हूँ। तो देखो हमारा सिलेबस ये है। पेपर फर्स्ट है ये, इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बीएससी जूलॉजी, सेमेस्टर सिक्स्थ, पेपर वन है। और ये है इसकी यूनिट फर्स्ट, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। इसमें ये टॉपिक हैं, ये हमें पढ़ने हैं। तो आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, वह शक्ति जो विकास की शुरुआत करती है, या वो फोर्स जो इवोल्यूशन को जिसने इनिशिएट किया है, तो वो होगी वेरिएशन, जिसे कहते हैं उतार चढ़ाव। उसके बाद है कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग जो होते हैं वो अंग होते हैं जो देखो पहले जो थे और हमारे जो पूर्वज थे उनमें थे, और फिर उनका कोई उपयोग नहीं हुआ, तो आने वाली पीढ़ियों जनरेशन में वो ख़त्म हो गए। तो उसका आंसर हो जाएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो हमारे जो शाकाहारी स्तनधारी थे उनमें ये सेल्यूलोज का पाचन करती थी, पाचन में मदद करती थी। तो अब तो ये नहीं मिलती है। उसके बाद है निम्नलिखित में से सबसे प्रारंभिक भूवैज्ञानिक समयावधि है, तो ये इसमें से हो जाएगी कैम्ब्रियन। और अगर आपके ऑप्शन में आए प्री कैम्ब्रियन, तो कैम्ब्रियन से पहले वाला इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक भूवैज्ञानिक समयावधि का प्री कैम्ब्रियन। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह प्रयोग जिसने प्रारंभिक पृथ्वी पर मौजूद परिस्थितियों का अनुकरण किया, तो वह है मिलर उरे प्रयोग। उसके बाद है समजात अंग का उदाहरण। समजात अंग मतलब वे वाले अंग होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर तो देखो जिनका सेम होता है, लेकिन फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो मनुष्य की भुजा हो गई और पक्षी के पंख। उसके बाद है प्रीमोर्डियल सूप, प्राचीन पृथ्वी पर सबसे पहले प्रस्तावित काल्पनिक स्थितियों का एक समूह है। ये दिया था अलेक्जेंडर ओपेरिन ने। इसमें क्या था कि इन्होंने क्या किया, नॉन लिविंग और फिजिकल डेवलपमेंटल से लाइफ फॉर्मेशन हुआ, इसका एक काल्पनिक तथ्य दिया था। उसके बाद है लैमार्कवाद द्वारा किस स्थिति की व्याख्या की जा सकती है, तो इसमें है जिराफों को उनकी लंबी गर्दन कैसे मिली, ये भी लैमार्क ने ही बताया था। इंसानों ने अपनी पूंछ कैसे खो दी, इंसान दो पैरों पर चलने वाला कैसे बन गया। तो ऊपर के जो सभी मतलब ये इसकी स्थिति का व्याख्या करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, पर प्रजातियों के अवलोकन से डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को काफ़ी प्रेरित किया। तो इसमें आएगा गैलापागोस द्वीप समूह। इस पर ही प्रजातियों के अवलोकन से डार्विन ने ये सिद्धांत दिया था। उसके बाद है सरीसृपों और पक्षियों के बीच निम्न में से कौन से एक लुप्त कड़ी मानी जाती है, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है पक्षियों और सरीसृप के दोनों के बीच की कड़ी है। ये हमने फिफ्थ सेम में भी पढ़ा है, आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक खोजा गया सबसे पुराना खनिज जिक्रोन था जो 4.4 अरब वर्ष पुराना है। ठीक है, इसमें आएगा जिक्रोन। उसके बाद है पिजियन, प्लेटिपस और पांडा, ये हैं होमोथर्मिक। होमोथर्मिक देखो वो एनिमल्स होते हैं जो मतलब जिनका जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य रहता है, और चाहे बाहर मतलब आसपास के एरिया में कोई भी टेम्परेचर हो, उनका जो शरीर का टेम्परेचर है वो सामान्य होगा, और ये हॉट ब्लडेड होते हैं। उसके बाद है मनुष्य का अंतिम सामान्य पूर्वज है, तो इसमें है पेन ट्रोग्लोडोइटस। उसके बाद है अभिसरण विकास का एक उदाहरण है, इसका आंसर है होकमोथस का पंख और बाजों का पंख। तो अभिसरण विकास देखो क्या होता है, जब दो जीव एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा काम करते हैं, लेकिन वो दूर से संबंधित होते हैं, यानी कि उनका कोई आसपास का कोई संबंध नहीं होता, पूर्वज उनके एक जैसे नहीं होते, तब भी उन एक जैसे व्यवहार करते हैं, तो वो अभिसरण विकास कहलाता है। उसके बाद प्रजातियों की उत्पत्ति पर लिखा गया था चार्ल्स डार्विन। डायनासोर कब खत्म हुए, तो डायनासोर जो है वो 65.5 मिलियन वर्ष पहले खत्म हो चुके थे।
नेक्स्ट है पृथ्वी पर पहला जीवन था कीमोएट्रोट्रॉफ्स का। उसके बाद है ऊर्जा के संभावित प्रारंभिक स्रोतों में से एक थे यूवी किरणें और बिजली। नेक्स्ट है जीवन के विकास के संबंध में पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो पहला प्रयोग जो था वो उरे और मिलर ने किया था। कोएसरवेट्स का निर्माण किसके द्वारा हुआ था। तो ये पॉलीमराइजेशन और एकत्रीकरण के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलर और उरे ने जीवन की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया। ठीक है, तो उन्होंने जो था अमोनिया और हाइड्रोजन गैसों की तो तलाश की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए, साथ ही में उन्होंने वाटर और CH4 मीथेन की भी तलाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेरिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था। यानी कि पृथ्वी के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कौन सा इसमें से मौजूद नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। उसके बाद है स्वान नेक फ्लास्क प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ये लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कोएसरवेट्स का उत्पादन प्रायोगिक तौर पर किसके द्वारा किया गया था। तो ये ओपेरिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति पर मिलर के प्रयोग की खोज है जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। उसके बाद है जीवोत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वेन हेलमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का आधुनिक संश्लिष्ट सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये जो है आनुवांशिक पुनर्योजन और प्राकृतिक वरण, आनुवांशिक और गुणसूत्री उत्परिवर्तन और प्रजनन पृथक्करण, इन सभी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजात अंग क्या होते हैं। समजात अंग देखो वो अंग होते हैं जो उत्पत्ति में समरूप है लेकिन कार्य में असमरूप है। ठीक है, उसके बाद है एक उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम संख्या में समान लक्षण हो। तो एक ही प्रजाति के दो व्यक्ति, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी के प्रारंभिक जीवों में ने धीमे लेकिन निरंतर परिवर्तनों के माध्यम से विभिन्न नए रूपों में विविधता प्राप्त की, यह किस जैविक प्रक्रिया की परिभाषा है। तो ये विकास की परिभाषा है, यानी कि धीरे धीरे उन्होंने निरंतर परिवर्तन किया और विविधता प्राप्त की, तो ये विकास की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 30 है किस गैस का उपयोग स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में नहीं किया था। तो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग नहीं किया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती अंग का उदाहरण है। तो पक्षियों और चमगादड़ के पंख जो है वो समवर्ती अंग के उदाहरण है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन वंशानुगत नहीं है। कायिक जो है उत्परिवर्तन वंशानुगत नहीं है। कायिक का मतलब होता है सोमेटिक। उसके बाद है तीव्र परिवर्तनों में होने वाले रेशम के कीड़ों और मेंढक के लार्वे के वयस्कों में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है कायांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मुख्य बिंदु था लेमार्क का सिद्धांत। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस प्रजाति के पौधों ने खुद को तरल पानी की कमी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है। तो ज़ीरोफाइट जो थे उन्होंने अपने आप को तरल पानी की कमी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है। तो वो है आनुवांशिक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के विभिन्न प्रकार है। तो इसमें है अभिसरण विकास, ठीक है, उसके बाद है सह विकास, अनुकूली विकिरण, और ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कानून कहता है कि जनसंख्या में एलील आवृत्तियों का योग स्थिर होता है। कानून को प्रभावित करने वाले 5 कारक की सूची बनाएं। नियम हार्डी वेनबर्ग संतुलन संतुलन है, कानून को प्रभावित करने वाले कारक है। तो ये अनुवांशिक बहाव हो सकता है, उत्परिवर्तन और जीन बहाव, और अनुवांशिक पुनर्संयोजन और प्राकृतिक चयन, ये सभी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है डैश को किसी विशिष्ट क्षेत्र, परिदृश्य या पारिस्थितिक समुदाय में प्रतिनिधित्व की जाने वाली प्रजातियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो वो है प्रजाति समृद्धि, स्पीसीज रिचनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वर्गीकरण की मूल इकाई और वर्गीकरण रैंक है। वो है प्रजातियां, स्पीसीज। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अब विलुप्त हो चुका है। तो ये तस्मानियाई टाइगर या बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तब होता है जब किसी प्रजाति के अंतिम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
तो जब किसी प्रजाति के अंतिम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, एक्सटिंक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत जो है वो आनुवांशिक और गुणसूत्र उत्परिवर्तन, आनुवांशिक पुनर्संयोजन और प्राकृतिक चयन और प्रजनन अलगाव, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर आधारित है। ठीक है, इन सभी पर आधारित है। उसके बाद है, लेमार्क के विचार में जैविक विकास की कुंजी प्रत्येक संतान है। तो प्रत्येक संतान जो होगी वो पैतृक पीढ़ी द्वारा अर्जित लक्षण विरासत में मिलते हैं। यानी कि लेमार्क के जो विचार थे उन्होंने कहा था कि संतान में जो है वो पैतृक पीढ़ी यानी कि जो पेरेंटल पीढ़ी होगी उस उनमें जो लक्षण होंगे वो उन बच्चे को विरासत में मिलेंगे या उनको मतलब मिलेंगे लक्षण भी वही। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, यह लेमार्क का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। तो सांप और अफ्रीकी जिराफ जो है वो उनका लोकप्रिय उदाहरण है। बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह औद्योगिक मेलेनिज्म का एक उदाहरण है, प्राकृतिक चयन। उसके बाद है, ड्रोसोफिला की 72 पीढ़ियों को एक वैज्ञानिक ने अंधेरे में रखा था, इसके बावजूद पहली मक्खियों की आंखें सामान्य थी। यह किसके सिद्धांत को अस्वीकार करता है? तो यह अर्जित पात्र के सिद्धांत को करता है। अर्निड कैरेक्टर होंगे इसमें, मतलब कि उन्होंने ये कैरेक्टर अर्न किए हैं। ठीक है, उसके बाद है, सबसे अधिक संभावना है जो लोग कठिन शारीरिक कार्य करते हैं उनका विकास हो सकता है, उनके हाथों में पसीने के छिद्र अधिक संख्या में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्धांत किसने कहा? उपयोग में आने वाला अंग विकसित होगा और यदि उपयोग नहीं किया गया तो वह कमजोर होकर अवशिष्ट बन जाएगा। तो ये कहा लेमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डार्विनवाद की खामी है? वंशानुक्रम और चरित्र का तंत्र, ये जो है ये डार्विनवाद की खामी है। और तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली थी। हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मेरे पास हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं वीडियो बना सकती हूँ या बना दूँगी। जब भी मेरा टाइम होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। या और भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी ढूँढ लूँ। तो बस यही कहना था, और वीडियो हम मतलब कंप्लीट करते रहेंगे, डेली आएगी अब वीडियो, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बस इतना ही वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।